यस, डीएफ ब्लॉक बिल्कुल आसान छोटा सा चैप्टर 12th में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग पी ब्लॉक और एस ब्लॉक अगर आपने पढ़ा है तो डी ब्लॉक आपको बिल्कुल आसान लगेगा, और अगर डी ब्लॉक आप पढ़ लेते हो तो एफ ब्लॉक आपको बिल्कुल आसान लगेगा। बेसिकली जो चैप्टर है वो रिगार्डिंग डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, और जो मेन क्वेश्चन आएगा वो भी डी ब्लॉक पे आएगा। एफ ब्लॉक में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट एल्कलाई मेटल और ग्रुप सेकंड एल्कलाई अर्थ मेटल, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद तीसरा ग्रुप शुरू होता है स्कैंडियम से। 9th में थे, 10th में थे, तो आपने पीरियोडिक टेबल 30 तक लर्न की होगी, जिंक तक, ठीक है। आज हम पीरियोडिक टेबल कंप्लीट लर्न करते हैं क्योंकि हमें पूरे ग्रुप्स पढ़ने हैं, पूरे पीरियड्स पढ़ने हैं। बेसिकली एस ब्लॉक आप पढ़ते हो रिगार्डिंग टू ग्रुप्स, टॉप टू बॉटम। ग्रुप नंबर फर्स्ट हलीना की रब से फरियाद, ग्रुप सेकंड बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम और रेडियम। लेकिन ग्रुप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सब ग्रुपिज्म से नहीं पढ़ते, ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते हम इसमें पढ़ेंगे पीरियड लेफ्ट टू राइट। बेसिकली डी ब्लॉक इज लाइज इन बिटवीन फर्स्ट सेकंड या पहले दो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो आता है वो डी ब्लॉक होता है। और डी ब्लॉक की स्टडी कैसे होगी? पीरियड वाइज होगी। 4 पीरियड है डी ब्लॉक में, 3D सीरीज, यानी जिनमें 3D कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा, जैसे स्कैंडियम होता है 4s2 3d1, देन 3d2 3d3 सो ऑन, चलते चलते 3d10। यहां डी भर गया पूरा, पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। उसके बाद 4D सीरीज आएगी हमारे पास, यूटेरियम से लेकर, उसके बाद लेंथेनियम से लेके 5D सीरीज और 6D सीरीज। क्लियर? आप डी ब्लॉक को टॉप टू बॉटम नहीं स्टडी कर सकते, आप लेफ्ट टू राइट स्टडी करोगे। और इस चैप्टर में भी हम इन दो लाइंस की स्टडी करेंगे, 3D और 4D सीरीज की। बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होगा वो 3D सीरीज और 4D सीरीज पर होगा। सो डी ब्लॉक द ग्रुप ऑफ 3rd to 12, ये थर्ड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। अगर आप देखोगे तो ये थर्ड ग्रुप है स्कैंडियम का, और उसके बाद यहां तक आता है 12th ग्रुप। उसके बाद बोरॉन फैमिली, आइकोसेजन, कार्बन फैमिली, क्रिस्टलोजन, सो ऑन, पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। क्लियर? The group of 3 to 12 of the periodic table are called D block element. The chemistry of D block element are studied in series. मैं दोबारा बोल रहा हूं ये बात कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ोगे डी ब्लॉक की वो सीरीज में पढ़ोगे, यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ेंगे। जबकि हमने पी ब्लॉक पढ़ा है वो टॉप टू बॉटम एज अ फैमिली पढ़ा है। आपने 11th में पढ़ा था बोरॉन फैमिली, आइकोसेजन, ग्रुप 13, तो वो आपने BALGA इनकी स्टडी की थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिमिलर फॉर कार्बन, क्रिस्टलोजन, ग्रुप 14। देन इन दिस ईयर हमने क्या पढ़ा? नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस और इनर्ट गैस, यानी ग्रुप 15, 16, 17 और 18 ग्रुप में। यहां बात करेंगे सीरीज की। क्लियर? तो डी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में फिल होता है वो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है। फर्स्ट 3D सीरीज जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाएगा। 4D सीरीज में वो एलिमेंट होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में भरा जाएगा। 5D सीरीज में वो मेंबर होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सीरीज में। एंड 6D एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 6D सब शेल। क्लियर? दूसरा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC इज n-1 D 0 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और NS 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कुछ में 0 भी होगा, किसी में 1 होगा इसमें और किसी में 2 भी होगा। n-1 जो है वो स्टैंड करता है अल्टीमेट शेल के लिए। अल्टीमेट शेल मतलब S से एक कम। जैसे 3D सीरीज की बात करें तो इनमें 3D है, तो S कौन सा चल रहा है? 4S, तो NS n-1D। इसमें कौन सा S है? 5S, इसमें 6S और इसमें 7S। S से D एक हमेशा कम होगा। क्लियर? तो D ब्लॉक की पोजीशन S और P ब्लॉक के बीच में आता है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1D 0 से 10, NS 0 से 2, जहां n-1 जो है वो ग्राउंड स्टेट को या परमानेंट स्टेट को बोलता है। एक्सेप्शन है इस केस के भी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर।
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d4 और 4s2, लेकिन ये नहीं होता। कारण कि d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि 5 सब शेल होंगे, तो 5 में s क्या करता है, इसको 1 दे देता है ताकि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाए 3d5 और s का 1। 11th में एक चीज पढ़ी थी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी। ऐसा s इसलिए करता है ताकि d भी आधा भर जाए और वो स्टेबल हो जाए, और s पूरा भरा हुआ भी स्टेबल था, आधा भरा हुआ भी स्टेबल है। सिमिलर, अच्छा अब मैग्नीज में जो आएगा ना इलेक्ट्रॉन, वो s में भरा जाएगा, यानी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन 2 का होगा आपका, क्रोमियम और मैग्नीज। सिमिलर अगर कॉपर की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन अगर d के पास एक और आ जाए तो d पूरा भर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो s इसको 1 दे देता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है s1 d10। d कंप्लीट फिल हो गया कॉपर का, स्टेबल है। s पहले भी स्टेबल था, अब हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। और अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d10 4s2। क्लियर? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्रोमियम और कॉपर में अप्लाई नहीं होता, सो क्रोमियम एंड कॉपर आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? कारण बिकॉज ऑफ लिटिल एनर्जी डिफरेंस। लिटिल एनर्जी डिफरेंस ऐसा नहीं है कि यहां अगर 3s होता तो वो 3d को इलेक्ट्रॉन दे देता, नहीं, 4s और 3d की एनर्जी लगभग सेम होती है। देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ s एंड d। 4s और 3d के बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। 2s होता वो 3d के साथ कभी नहीं करता, क्योंकि 2s की एनर्जी बहुत कम है कंपैरिजन ऑफ 3d। ठीक है, ये एक्सेप्शन पूछ सकता है कि ये एक्सेप्शन केस क्यों है, बिकॉज they have very little difference of energy between n-1d and ns orbits. Clear? अब एक चीज और, the d and f block element are referred as transition and inner transition. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है d ब्लॉक को, और d ब्लॉक के बीच में पीरियोडिक टेबल में La के बाद आता है f ब्लॉक और Ac के बाद आता है f ब्लॉक। La के बाद जो नंबर आएंगे उन्हें कहा जाएगा लैंथेनॉइड्स, और Ac एक्टिनियम के बाद जो आते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड जो है वो शुरू होता है 57 से 71 तक, और एक्टिनॉइड 89 से लेके 103 लर्शोटियम तक। क्लियर? इन दोनों को बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक आर रेफर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातु, और एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण धातु। क्लियर? क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातुओं के बीच में आ रहे हैं। दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट which have incomplete d orbital in their ground or in their permanent state। d ऑर्बिटल में वही ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे जिनका d पूरा भरा हुआ नहीं है, यानी कि यहां तक स्कैंडियम से लेके जो कॉपर फैमिली है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कौन है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये नहीं है ट्रांजिशन, क्यों? क्योंकि इनका d पूरा भरा हुआ है। अच्छा, अब आपका ये सवाल होगा कि सर d तो इसका भी भरा हुआ था कॉपर का, तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये d आफ्टर ट्रांजिशन भरा है। मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, d ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट अगर आप इसकी देखते हो तो कॉपर के पास 3d9 ही था, वो तो s ने उसको दे दिया स्टेबिलिटी के लिए, तब जाके वो पूरा भरा है। क्लियर है ना? इनिशियली क्या था, 3d9 था उसके पास, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिकली स्कैंडियम से लेके कॉपर तक की जो फैमिली है, दे आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनका d ऑर्बिटल पूरा भरा नहीं होता उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु बोलते हैं। और जिंक, कैडमियम और मरकरी ऑफ ग्रुप 12 आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि उनका d ऑर्बिटल क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है, d10 होता है उनके पास। क्लियर? ये चीज है भाई। अच्छा, ग्राउंड और कॉमन, आप इनको किसी भी स्टेट में देख लो, इनका डी कंप्लीट भरा हुआ ही होगा। जबकि कॉपर वगैरह को अगर आप देखोगे, कॉपर के अंदर क्या केस होता है, कॉपर में एक्साइटेड स्टेट के अंदर तो डी भरा हुआ है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में डी भरा हुआ नहीं है।
3D सीरीज 4D 5D और 6D 10-10 एलिमेंट है 3D सीरीज में। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, देन 39 टू 48, फिर 57 से 72 ये अपने बीच में आ गए। इनके बीच में आ गया F ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और 72 टू 80 फिर कंटिन्यू हो जाएगा D ब्लॉक, ठीक है। और सेम यहाँ एक्टिनोइड आ जाएगा 89 से 104 के बीच में 14 एलिमेंट किसके, F ब्लॉक के एक्टिनोइड्स, और उसके बाद 104 से 112 तक आपके पास वापस कैरी ऑन होगा D ब्लॉक। अब एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इनकी जो है वो S ब्लॉक से छोटी होती है और P ब्लॉक से बड़ी, यानी ये जो एलिमेंट है उनकी एटॉमिक रेडियस स्मॉलर देन S ब्लॉक एंड लार्जर देन P ब्लॉक। 3D सीरीज की बात करें, पहले आप सीरीज में देख लो, सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इन तीनों की रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्कैंडियम से कम होगी टाइटेनियम की, टाइटेनियम से कम होगी वैनेडियम की, और उसके बाद कांस्टेंट रहेगी इनकी लगभग कांस्टेंट, और उसके बाद इंक्रीज होगी। ग्राफ में देखो, स्कैंडियम की रेडियस टाइटेनियम की उससे क्या हो गई, कम, टाइटेनियम के बाद हमारे पास वैनेडियम की कम, उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये निकल तक आपके पास क्या है, लगभग कांस्टेंट सा दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ में आपको वेरिएशन जरूर दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लगभग सेम सी आएगी। और उसके बाद अचानक फिर बढ़ी कॉपर और जिंक में, कॉपर और जिंक में रेडियस क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसका रीजन है डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अचानक से प्रोटॉन के नंबर बढ़ गए। प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ENC क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन और ENC दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि जेड इफेक्टिव जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के इक्वल हो जाता है, तो ना साइज ग्रेजुअली बढ़ता और ना ही डिक्रीज होता, वो लगभग कांस्टेंट रहता है, जैसा कि ये ग्राफ में ये वाला एरिया आपको दिखा रहा है। उसके बाद कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा होने के कारण जेड इफेक्टिव क्या है, कम हो गया, जेड इफेक्टिव कम हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया, तो साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात करें ग्रुप की, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, 3D से 4D में आओगे तो साइज बढ़ेगा, और 4D से 5D में जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में आओगे डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि F ब्लॉक आ गया, F ब्लॉक आ गया तो ENC बढ़ गई और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो गया इंक्रीज। जैसे कंपैरिजन, 4D का एक मेंबर है ZR, जर्कोनियम, जर्कोनियम के बिल्कुल नीचे 5D का मेंबर आता है हाफिनियम, जर्कोनियम की रेडियस है 160, हाफिनियम की रेडियस 159, जबकि शेल बड़े हैं, साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां साइज क्या हो रहा है, कम, ठीक है। 3D से 4D में जाओगे तो शेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D से 5D में जाओगे तो शेल बढ़ रहे हैं लेकिन साइज नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है कि F ब्लॉक के एलिमेंट बीच में घुसना शुरू हो गए, जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो अपने इफेक्ट में ले आते हैं और साइज क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। डिटेल में इसकी आगे पढ़ेंगे अपने। ये रहा ग्राफ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस और रेडियस का, ठीक है। अब बात करें मेटेलिक कैरेक्टर, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि आप कठोर होते हैं, ये पीट पीट के लंबी चादर बना सकते हो, लंबी वायर में यूज कर सकते हो, जैसे कि करते ही अपने। इसी का ही मेंबर है कौन, कॉपर, कॉपर जितना शेप तो कोई चेंज करता ही नहीं है, घर में 50 तरह की वायर होती है अलग अलग डायमीटर की, ठीक है। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड डी ब्लॉक के मेंबर है, 1 तोले का नेकलेस, 2 तोले का नेकलेस, ये सब क्या है, गोल्ड को ही तो पतला कर करके बनाते हैं अपने, ठीक है। आयरन है, आयरन के इतने चीजें हम यूज करते हैं दिन भर में, गेट्स हैं, खिड़कियां, विंडो, डोर्स और बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनको आप जिस मर्जी शेप में बदल सकते हो, इनको पीट के लंबी चादर बनाना, लंबी वायर बनाना, डक्टाइल, मेलिएबल, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो कौन है, लिक्विड। जिंक और कैडमियम जो है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 से 10 और ns में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है, यहां
आपको लग रहा होगा सर ने गलत लिखा है, 1 to 2 आना था, 2 to 1 क्यों लिखा है? इसका रीजन बताता हूं। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 है, यानी कि s भी पूरा भरा हुआ और d भी पूरा भरा हुआ, तो वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे सिर्फ। कैसे? मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर किसी के पास 3d6 है 4s2 है, यानी कि d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, d कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो वो कौन बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? अगर d आपका फुलफिल्ड है, s फुलफिल्ड है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। और अगर d या s में कोई भी अनफिल्ड है, तो वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। और धात्विक बंध कौन बनाएगा? जब d और s पूरा भरा हुआ है तो धात्विक बंध, अदरवाइज सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है मेटेलिक बॉन्ड से। इसीलिए ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग मरकरी कैसा होता है? लिक्विड नेचर का होता है। मरकरी का क्या है? डी भी पूरा भरा हुआ, एस भी पूरा भरा हुआ, इसलिए बॉन्ड कैसा बनाएगा? मेटेलिक बॉन्ड। और ये इतना वीक होता है मेटेलिक बॉन्ड, आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा, मेटेलिक सॉलिड। तो उसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण मरकरी कैसा दिखाई देता है आपको? लिक्विड नेचर का होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटिस, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर जो है वो सीसीपी टाइप के क्रिस्टल बनाते हैं। आरयू, रुदेनियम, रदरफोर्डियम और कैडमियम, सॉरी रुदेनियम, रहोडियम और कैडमियम जो बनाएंगे वो एचसीपी के क्रिस्टल बनाएंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आप सॉलिड स्टेट में इसके बारे में पढ़ा भी आपने, ठीक है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो यही आएगा ना। अब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दिस मेटल शो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इनका यूज आप टेम्परेचर के लिए भी अच्छे तरीके से कर सकते हो और कंडक्टिविटी के लिए तो आप करते ही हो। घर में इलेक्ट्रिक वायर किसकी है? कॉपर की। पोल्स पर वायर कौन सी होती है? एल्यूमिनियम की। द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो सिल्वर की वायरिंग शुरू करा दो, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं अपने ये, ठीक है। और थर्मल, जितने भी कोई थर्मस आप देख लो, तो थर्मस में या गर्म पानी करने के अपरेटस है, कोई और चीजें हैं जिसपे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, तो वो सब किसकी बनी होती है? वो डी ब्लॉक के एलिमेंट में से ही किसी की बनी होगी। उसके बाद अगर आप बात करें कि एटमाइजेशन के बारे में, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन आपको यूं जिगजैग दिखाई देगा इसमें, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पहले थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज होगा, कारण वही है जो एटॉमिक रेडियस का कारण था, उसके बाद फिर से थोड़ा सा इंक्रीज और वापस डिक्रीज हुआ है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो डाउन द ग्रुप, यहाँ देखो आप HFTAWREOS, ये कौन सी सीरीज आ गई हमारे पास? ये हमारे पास 5D सीरीज आ गई। 5D सीरीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? और ज्यादा, और लास्ट वालों का और ज्यादा कम हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है ये। कारण एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज एंड टेक्टिनियम, मैग्नीज और टेक्टिनियम पूरे ग्राफ में सबसे नीचे यही आ रहे हैं। कारण ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट्स इंप्लाइड d ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। कारण क्या है? मेटेलिक बॉन्डिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। ये कौन से बॉन्ड बना रहे थे? अभी मैं बता के गया हूं कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर। इसीलिए उसके बाद डेंसिटी की बात करें, ये ना मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s2, कंप्लीट फील्ड है ना, ये मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर जा रहे हैं, तो इसीलिए इनका ग्राफ क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। सेम टेक्टिनियम का है, इसका भी क्या होगा? d हाफ फील्ड और s फुल फील्ड, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया इनका? डिक्रीज हो गया। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ऑल द मेटल हैव हाई डेंसिटी, लो, सबसे लो डेंसिटी होती है स्कैंडियम की, क्योंकि मास कम है, पहला मेंबर है डी ब्लॉक का। हाईएस्ट डेंसिटी इरिडियम 22.6 ग्राम पर सीसी, क्लियर। In series with increasing atomic number, density will also increase. लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक मास बढ़ेगा, और डेंसिटी एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, सही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, हाई जेट इफेक्टिव और स्मॉल साइज के कारण डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। साइज छोटा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो, अभी एटॉमिक साइज पढ़ाया मैंने, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, जेट इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होगा?
आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा हो जाएगी। सीरीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक, कैडमियम और मरकरी जो सबसे लास्ट वाले हैं, जिनका डी पूरा भरा हुआ, एस पूरा भरा हुआ, बहुत ज्यादा हाई है, कारण स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका डी भी पूरा भर गया, एस भी पूरा भर गया, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। मैग्नीज की भी ज्यादा होगी, क्यों? डी आधा भरा हुआ है और एस पूरा भरा हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम और कॉपर बहुत ज्यादा होती है, कौन सी? सेकंड वाली, ठीक है, क्योंकि इनमें भी क्या है, एस हाफ फील्ड और डी हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, और बाकियों की थोड़ी सी कम हो जाएगी कंपैरिजन ऑफ दिस। ऊपर से नीचे आएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि शेल बढ़ रहा है। शेल बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और आगे। अगर 5d 6d की बात करें तो वहां पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी आ गए, 14 एलिमेंट, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन वो घुस गए एफ ब्लॉक के, तो ज्यादा हो गया जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कंपैरिजन ऑफ सीरीज इन ग्रुप्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव। क्लियर?